हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 के सभी पीएनसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह कम होते हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो ज़्यादा होती है कि चीज़ों को आप कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो ना, और आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट इस एक सिंगल चैप्टर से सीखने को मिलेंगे। मैं कहता हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में है ना सोल्व हो जाएंगे अगर इस टॉपिक से आगे कभी क्वेश्चन आता है तो। मतलब पूरा देखना एक एक क्वेश्चन को, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन आपको पहले से आता है, फिर भी आपको जो है ना उसमें कुछ ना कुछ नई बात मैं गारंटी देता हूँ आपको जरूर आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसमें क्या आप बोल रखा है आपको कि 5 पॉइंट है बच्चों, उनके नाम है P1 P2 P3 P4 P5 ऑन साइड ए बी। मैं पहले आपको ना इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक सीधी स्टेटमेंट बता देता हूँ कि जैसे मान लो टोटल n पॉइंट होते हैं एक प्लेन में, है ना, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, तो आपको पता है कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है उनसे, NC2। और ट्रायंगल कितनी बन सकती है, NC3। क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए, यूनिक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए अपने को, और एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 3, है ना। अब मैं कहता हूँ इनमें से अगर कुछ पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या होगा। जैसे 10 पॉइंट्स है एंड 4 ऑफ देम, मतलब इन्हीं 10 में से बच्चों 4 क्या है, कोलिनियर है। तो बताओ इनसे कितनी लाइन बनेगी और कितनी ट्रायंगल बनेगी। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते थे, मैंने आपको तरीका बता रखा है। पहले आप क्या किया करो, आप ये सोच लो कि एक भी यानी कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तो मतलब 10 के 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, तो लाइन कितनी बनती, 10C2। लेकिन आपको बाद में ध्यान आया कि इनमें से बच्चों 4 तो क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट से इनसे जितनी लाइन बन सकती थी उनका क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को आपने माइनस कर दिया। लेकिन बाद में आपको ध्यान आया कि इन 4 पॉइंट से जो 6 लाइनें बन सकती थी ना, वो 6 का लॉस नहीं हुआ। एक तो अभी भी बना सकते हैं ना, ये देखो। तो उस एक को क्या कर दो बच्चों, लास्ट में प्लस कर दो। तो आंसर क्या आ गया अपना, 45 माइनस 6 प्लस 1 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, फिर मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान होता है, ऐसा ही आपको यूज करना है। पहले आप ये सोचा करो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो 10 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बनती थी, 10C3। और जो कोलिनियर है उनसे कितनी बन सकती थी, 4C3, है ना, 4C3। अब की बार एक ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो बन जाती है बट ट्रायंगल बच्चों नहीं बनती है ना। तो 10C3 कितना होता है, 120, और ये कितना होता है 4, यानी कि 116। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, देखो। यानी कि मैं समझ पैदा करना चाहता हूँ आपके मन में कि क्या मतलब है इसका। जैसे 4 पॉइंट तो थे बच्चों कोलिनियर, है ना। मैंने ये 4 पॉइंट तो डायग्राम में दिखाने के लिए आपको कोलिनियर बना दिए, और 6 पॉइंट क्या है बच्चों, नॉन कोलिनियर। मैं इसको 6 पॉइंट को ऐसे बना लेता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैंने ये 6 पॉइंट ऐसे बना दिए। अब आप मेरे को बताओ, मेरे को ना नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, कैसे कैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। आप बोले कि सर 6 पॉइंट ऊपर है, 4 पॉइंट नीचे है, ये कोलिनियर है। आप एक काम करो, इन ऊपर वाले 6 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, उनसे लाइन बन जाएगी ना। यानी कि 6 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, लाइन बना लो, बन गई। अब नीचे वाले 4 पॉइंट में से आप मेरे को बताओ, क्या मैं ऐसा कहूँ कि कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो और एक लाइन बन जाएगी, नहीं। आप कहोगे सर नीचे वाले 4 पॉइंट में से तो सिर्फ एक लाइन बनेगी, है ना। मैंने ऊपर वाले 6 पॉइंट से भी लाइन बना दी, मैंने नीचे वाले 4 पॉइंट से भी अलग से लाइन बना दी। अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ऊपर से ले लो और एक पॉइंट नीचे से ले लो, ऐसे भी तो बन सकती है, ऐसे, है ना, ऐसे भी तो बन सकती है। मतलब कि एक ऊपर से और एक पॉइंट नीचे से। मैं इसको हटा के दोबारा बना देता हूँ, एक पॉइंट ऊपर से और एक पॉइंट नीचे से। मतलब कि एक पॉइंट तो ऊपर वाले 6 में से ले लो, है ना, और एक पॉइंट नीचे वाले 4 में से ले लो, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, बन गई ना लाइन। तो बस देखो कितना आंसर आ गया, 6C2 कितना होता है 15, ये कितना होता है 1, और ये कितना होता है बच्चों 6, और ये 4। आंसर कितना आ गया 16 प्लस 24, आंसर आ गया अपना 40। कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी। इस चैप्टर में आपको मजा आएगा ना, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा, अब वही बात नंबर ऑफ ट्रेंगल्स की बात करता हूँ मैं, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रेंगल्स में भी मैं आपको यही मेथड समझा रहा हूँ। हालांकि एग्जाम में ये मेथड आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से समझोगे ना बच्चों, आपको एग्जाम में उतना फायदा होगा। पता नहीं कौन सी चीज़ कहीं काम आ जाए आपकी पड़ी हुई, है ना, 4 नंबर आपको दिलवा दे, क्या पता लगता है। तो ये आपके पॉइंट थे 10। ठीक है, अब ट्रायंगल कैसे बनेगी आप मेरे को बताओ। ऊपर वाले 6 के 6 पॉइंट क्या है बच्चों, नॉन कोलिनियर। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ऊपर वाले 6 पॉइंट में से कोई 3 सिलेक्ट कर लो और बना दो ट्रायंगल, बन जाएगी, नो डाउट, है ना। नीचे वाले 4 पॉइंट में से तो कोई भी हम सिलेक्ट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनानी है, बनेगी नहीं ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर 2 पॉइंट तो ऊपर से सिलेक्ट कर लो, है ना, और एक पॉइंट नीचे से सिलेक्ट कर लो, तो एक ट्रायंगल बन जाएगी ना। कहने का मतलब 2 पॉइंट तो बच्चों ऊपर वाले 6 में से सिलेक्ट कर लो,
और एक पॉइंट नीचे वाले चार में से सिलेक्ट कर लो और एक ट्रायंगल बना दो, बन गई, है ना। उसके बाद फिर एक बच्चे ने दिमाग लगाया, फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दो पॉइंट नीचे से सिलेक्ट कर ले और एक ऊपर से सिलेक्ट कर ले ऐसे और ट्रायंगल बना दे। मैं कहता हूँ हाँ, ये भी हो सकता है। यानी कि दो पॉइंट बच्चों आप नीचे वाले चार में से सिलेक्ट कर लो और ऊपर वाले छह में से एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो और ट्रायंगल बना दो। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं लग रही, बस खत्म क्वेश्चन। 6c3 कितना होता है? 6c3 20, 6c2 कितना होता है बच्चों? 15, 4c1 होता है 4, 4c2 कितना होता है? 6, और ये भी कितना होता है? 6। तो आंसर कितना आ गया अपना? 20 प्लस 60 प्लस 36, 80 प्लस 36, 116, है ना। इस तरह के मेथड आपको ना कहीं बुक में मिलेंगे, ना कोई टीचर इनको ज़्यादातर पढ़ाता, क्योंकि फॉर्मूले रटवाना काम होता है। बट बच्चे जब भी थोड़ा क्वेश्चन उलझन भरा आ जाएगा ना पेपर के अंदर, तो वो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करना बर्डन नहीं लगे, आपको इंजॉय फील हो उसमें ना, मजा आएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि 5 पॉइंट है बच्चों, एक ट्रायंगल है ए बी सी। आप ए बी सी एक ट्रायंगल बना लो, मैंने इसका क्वेश्चन भी दिया है पीछे। ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसमें से ये P1 P2 P3 P4 P5 ए बी साइड के ऊपर 5 पॉइंट है ना। आपको ये बताने हैं, ये 5 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ए और बी में से नहीं है, इनके बीच में है, ठीक है। फिर कहता है सिमिलरली 6 पॉइंट, कौन कौन से? P6 P7 P8, नाम से कोई मतलब नहीं है, 6 पॉइंट है बच्चों BC पे। तो BC पे कितने पॉइंट है? ये वाले 6 पॉइंट है। और फिर AC पे कितने हैं बच्चों? 7 पॉइंट है। ये हो गए 7 पॉइंट। तो ये टोटल जितने भी पॉइंट है ना बच्चों, 7 और 5 12 और 6 18, 18 पॉइंट से आपको बनानी है ट्रायंगल। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग P1 P2 अप टू P18, ठीक है। बना दे। तो बताओ आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर 18 में से अगर मान लो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो ट्रायंगल कितनी बनती? 18C3 बनती ना। इसमें से जो जो पॉइंट कोलिनियर है उनसे बनने वाली ट्रायंगल्स का लॉस हो गया, वो लॉस माइनस कर दो। इन 5 से कितनी बन सकती थी? 5C3 सॉरी। और इन 6 से कितनी बन सकती थी? 6C3। और इन 7 से कितनी बन सकती थी? 7C3। ये अब कोई भी नहीं बनेगी, है ना। तो बस इनको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 18C3 क्या होता है बच्चों? 18, 17, 16 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो ये कितना आ गया अपना? 51 इंटू 16। ये आप सोल्व कर लो। 51,618, 816 आ गया। माइनस 5C3 कितना होता है? 10, 6C3 कितना होता है? 20 और 7C3 कितना होता है? 35। 7 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। तो बस इसमें से ये माइनस करो, कितना हो गया? 30, 65 हो गया क्या? 65 माइनस कर दो इसमें से, 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और 81 में से 6 माइनस करोगे 75। तो 751 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना PNC के, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से मैं समझाऊंगा और आपको सब कुछ समझ आएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आपको ट्राई कर लेना। वही 3 पॉइंट इस पे है, 4 इस पे है, 5 इस पे है। तो बताओ कितनी ट्रायंगल बनेगी? तो पहले 3 और 4 7 और 5 12, 12C3 बनती है ना आंसर। लेकिन इसमें से माइनस करोगे कौन कौन से? इन 3 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी? इन 4 से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी? और इन 5 से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी बच्चों? ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आ जाएगा। आप निकाल लेना आंसर। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या क्वेश्चन दे दिया। इसमें कहता है L1 L2 L20, मतलब कि 20 लाइन है, डिस्टिंक्ट है ना। फॉर n की वैल्यू, ये 20 लाइन है, मतलब कि हमारे पास L1 L2 L3 और L20, ये 20 लाइन्स है। 20 क्या है बच्चों? लाइन्स है ये, ठीक है, लाइन सही है। उसमें से कहता है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3, n को यानी कि हम 1 2 3 4 10 तक पुट करें तो इससे बनने वाली ये वाली लाइंस बच्चों क्या है? पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है। कौन सी पैरेलल है बताओगे आप मेरे को? एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन n को क्या पुट करो इसमें? 1, n को 1 पुट करोगे, बोलो 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1, यानी कि L1। और 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 यानी कि L3। L1 L3 ऐसे ही L5, ये ओड नंबर वाली जो लाइन है ना, L7। और बच्चों लास्ट में क्या आएगी? 10 पुट करोगे तो 19 आएगी ना, L19। ये जो 10 लाइन्स है, ये जो बच्चों 10 लाइन्स है, ये क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए आप? ये सारी की सारी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। मैं सब कुछ आपको डायग्राम बना के सिखाऊंगा, आपको सब समझ आएगा। तीसरी कंडीशन एक और दे रखी है देखो, एंड ऑल द लाइन्स L to N, मतलब कि n को आप 1 पुट करोगे तो L to N क्या बनेगा? 2, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6, मतलब इवन नंबर वाली लाइन है ना। ये जो लाइन है ना, L2 L4 L6 अप टू L20, क्योंकि 10 पुट करोगे लास्ट में, ये पास थ्रू ए गिवन पॉइंट P। मतलब ये कहता है ये जितनी भी 10 लाइन्स है ना, दीज 10 लाइन्स पास थ्रू
पास थ्रू पॉइंट पी। जो एक ही पॉइंट से बच्चों पास होती है तो ये लाइन कैसी होती है, कंकरेंट होती है ना। जो दो से ज़्यादा लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन। जैसे एक, दो, है ना, ये वाली लाइन है ये मान लो L2 है, ये मान लो L4 है, ठीक है, ये L2 होगी, ये L4 होगी, ये L6 होगी। फिर कोई और लाइन मैं मान लो बना देता हूँ इस तरीके से, ये मान लो L8 होगी। इस तरीके से ये जो 10 लाइनें बनेगी ना बच्चों, L10 होगी, इस तरह से और हम बनाएंगे, L12 बनाएंगे, ऐसे ऐसे चलते चलते ये जो 10 लाइन्स है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। समझ गए आप मेरी बात, हो गया ये भी। अच्छा, उसके बाद कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो जो इन दो दो लाइन को मिला के हम बना सकते हैं। जैसे आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो 5 लाइनें दे रखी है ना, 5 लाइंस, और आपको पूछा जाएगा पेपर में हमेशा ही कि इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। यानी 5 लाइन आपस में मैक्सिमली कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ये मतलब है, ठीक है। तो आप क्या करो, दो लाइनें, अलग अलग लाइनों की बात कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग लाइनें मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। एक आप कहोगे सर लाइन तो पैरेलल भी हो सकती है, करती नहीं वो तो इंटरसेक्ट। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आएगा ना मैक्सिमम का ही आएगा, मिनिमम का नहीं, मिनिमम तो जीरो हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे ही कट कर सकती है ना। कोइंसिडेंट की हम बात नहीं कर रहे, वो तो इनफाइनाइट पे कट करती है। हम क्वेश्चन को जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। तो आप क्या करो, पांच में से कोई दो लाइन, पांच में से कोई दो लाइंस सेलेक्ट कर लो, है ना। पांच में से कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कितना निकलेगा बताओ, एक ही निकलेगा। जैसे आप मेरे को ये बताओ, आप लाइन कैसे बनाते थे। जैसे 10 पॉइंट थे, है ना, 10 पॉइंट से बनने वाली लाइन कितनी होती थी। आप कहते थे सर 10 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, और फिर 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद उनसे लाइन तो एक ही बनेगी ना। तो यही तो 10C2 लिखते थे। ऐसे ही ये, अब 5 में से कोई भी दो लाइनें क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, और उन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, सिर्फ एक, उनसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये क्या होंगे बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। समझ गए आप मेरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 5 लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 10 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यही वो क्वेश्चन है। अगर ये सिर्फ क्वेश्चन में कहता है कि 20 लाइनें हैं और बताओ मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, तो आप क्या बोलते कि 20C2, 20 में से कोई दो लाइन सेलेक्ट करो और उसको 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि कोई भी दो लाइन आपस में ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अब मैं भी यही करूँगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये 20 की 20 लाइनें बच्चों जनरल लाइन होती, कोई पैरेलल नहीं होती, कोई कंकरेंट लाइन नहीं होती, है ना, तो ये आंसर आता अपना, इनटू में 1 और कर दो। लेकिन अब इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें से बहुत सारी लाइनें बच्चों ये क्या है, पैरेलल भी है। तो पैरेलल लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट करती नहीं, है ना, ये तो करती नहीं। तो इन 10 लाइनों से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते थे बताओ। ये कि 10 में से कोई दो लाइन हम सेलेक्ट करते और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे लॉस हो गए ना, ये भी लॉस हो गए। अच्छा, इसी तरह से एक बच्चे ने कहा सर ये भी तो लॉस हो गए, ये कंकरेंट लाइन है। कंकरेंट लाइन आप कहते हो कि 10C2 पॉइंट से पास होती है, नहीं, ये तो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मतलब इनसे जो इन 10 लाइनों से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते थे वो भी नुकसान हो गया। बट बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, सारे पॉइंट का लॉस नहीं हुआ। एक पॉइंट तो अभी भी है ना इनका, एक पॉइंट तो है ना, तो उस 1 को क्या कर दो लास्ट में प्लस। जैसे मैंने वही स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको बताया था कि कितने भी कोलिनियर पॉइंट हो उनसे एक लाइन तो बनेगी ना, तो वो वाला 1 क्या कर देते हैं हम प्लस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, और मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। पैरेलल लाइन से भी लॉस होएगा, कंकरेंट लाइन से भी लॉस होएगा, लेकिन कंकरेंट लाइन से बच्चों एक पॉइंट तो बने ही बनेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20C2 कितना होता है, 20 इंटू 19, 190 हो गया। 10C2 कितना होता है बच्चों, 45 होता है, ये भी 45 होता है, और प्लस 1, तो 190 में से 90 गए 100, 100 प्लस 1 यानी कि 101 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, रैंक निकालने वाला बच्चों, रैंक निकालने का तो बहुत अच्छा मेथड मैंने आपको बता रखा है। सारे के सारे लेटर देखो, वर्ड क्या है ये, G20, जी को एक बार अलग करके देखो, 20 है ना, TWENTY, तो G20 जो वर्ड है इसमें कितने लेटर है बताओ, 7 है ना। इन 7 के 7 लेटर को बच्चों हमने रीअरेंज किया और
लिखा उनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर है ना, और आपको G20 की ही रैंक निकालनी है। देखो अगर इसमें लेटर बच्चों कोई भी रिपीट ना होता, इसमें 2 टी है ना, अगर एक ही टी होता या सारे के सारे सातों लेटर अलग अलग होते फिर तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल आसान। और जब रिपीट हो जाते हैं लेटर तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ, देखो पहले ये लिख लो वर्ड है ना, G20 जैसा वर्ड है वैसे का वैसे लिख लो, TWENTY, आगे पीछे नहीं करने लेटर्स, जैसा है वैसा लिखना, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर सबसे पहले आता है उसको 1 नाम दो, इस तरह से ऑर्डर ना कर दो इनको, ठीक है। पहले कौन आएगा, ई आएगा, फिर कौन आएगा, जी आएगा, और फिर कौन आएगा, एन आएगा। एन कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। फिर कौन आएगा, टी आएगा, टी ये भी 4 पे और ये भी 4 पे है ना। डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू पहले आएगा और वाई सबसे लास्ट में आएगा। ये हो गया। पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, रैंकिंग देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है मेरे को बताओ, हम ये देखते हैं कि इस टू से छोटे नंबर, टू की राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं जाना है ना, टू की राइट में टू से छोटे नंबर कितने हैं, एक, सिर्फ एक नंबर है, एक लिख दो है ना। 4 से छोटे कितने नंबर है बच्चों, मैं कहता हूँ लेफ्ट में नहीं जाना है ना, हमेशा ये नहीं करना, लेफ्ट में नहीं जाना, हमेशा मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। 4 से छोटे नंबर 4 की राइट में, एक, दो, दो नंबर है। 5 से छोटे नंबर 5 की राइट साइड में, एक, दो, तीन। 5 से छोटे, 5 को भी नहीं लेना, 5 से छोटे, ठीक है। अच्छा 1 से छोटे तो कोई है ही नहीं ना, 3 से छोटे इससे आगे है ना 4 से छोटे ना 6 से छोटे, हो गया काम खत्म। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं बताओ, 0 फैक्टोरियल फिक्स है ना, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अगर ये सारे के सारे लेटर अलग अलग होते तो बच्चों अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। बस अब हम क्या करते, इस 6 फैक्टोरियल की इस 1 से मल्टीप्लाई करके और सबके ऐसे मल्टीप्लाई करके और फिर सबको ऐड कर देते और लास्ट में 1 ऐड करते हैं, है ना। बट अब क्या है, रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन का क्या कॉन्सेप्ट समझाया, देखो मैंने इन सातों में कितने लेटर कितनी बार रिपीट है, टी 2 बार है, तो क्या करते हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मैं कहता हूँ एक लाइन लगा दिया करो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, एक लाइन लगा दो। अब इस लाइन से पीछे नहीं जाना, लेफ्ट साइड में नहीं देखना, राइट में देखना है, ठीक है। अब राइट में कितने लेटर बच गए बताओ, 6, और 6 में से कितने लेटर रिपीट है, 2, तो क्या लगा दो 2 फैक्टोरियल। अब फिर लाइन लगा दो, ठीक है, टी के बाद फिर लाइन लगा दो। अब बताओ, अब इन 5 में तो कोई भी रिपीट है ही नहीं ना, तो रिपीट है नहीं तो कुछ भी आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बस 1 1 लगा दो सबके नीचे, ठीक है। अब इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बोलो ये कितना होता है, 6 फैक्टोरियल 720 को 2 से करोगे 360 और 1 से करोगे तो 360 आएगा। ये कितना होता है, ये 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा फिर ये कितना आएगा बताओ, 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 3 यानी कि 72 आ जाएगा। और ये तो सारे जीरो ही है, ये तो सब जीरो है बच्चों, इनको तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ मेरे को, फाइनल आंसर एक ऐड कर दो ना इसमें, 360 प्लस 120 प्लस 72, और कितना आएगा अपना प्लस में 1 है ना, एक ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया 480 और 72, 552 आ गया क्या, 552 प्लस 1 यानी कि 553। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। एक बार आप 1 मिनट का टाइम लेके पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, है ना। जब रिपीटेशन होगी तो रैंक निकालना बिल्कुल आसान होता है, मैंने बता दिया, ये लास्ट वाला स्टेप बस एक्स्ट्रा होता है और कोई नई बात इसमें होती नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन है ना, मैं करवाता हूँ क्लास में हर बार इस तरह के क्वेश्चन को, ये नहीं है कि कोई भी नया क्वेश्चन है जो हम क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ाते। आई थिंक सारे ही टीचर ये तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं कि रैंक निकालना भी जो है ना 2 तरीके से, रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, और फिर किसी वर्ड ये पूछ ले कि इसके अंदर 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा या 300th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, है ना। तो वो भी तो अपने को बच्चे को सिखाना पड़ता है ना। तो ये कहता है कि 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड BHPJO, है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या होगी, ये अजीब सा वर्ड है। इसके कहता है इन सारे 5 लेटर का यूज करके 60 वर्ड बना सकते हैं। 60 कैसे बच्चों, 5 फैक्टोरियल, लेकिन 2 रिपीट भी तो ना, बी और बी, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 120/2 60 है ना। टोटल वर्ड कितने बन गए 60। फिर हमने उनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर लिख दिया और फिर कहता है बताओ 50th वर्ड कौन सा होगा। मतलब आप इन 60 वर्ड्स को जब डिक्शनरी ऑर्डर में लिखोगे ना, तो शुरू से काउंट करते हुए फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 50th नंबर पे बच्चों कहता है कौन सा वर्ड आएगा। तो ये तो मुश्किल क्वेश्चन हो गया। एक तरीका तो इसका क्या है, सबसे आसान, अगर कोई आपको टाइम दे दे 5 मिनट का और कोई कहे कि इसका आंसर निकाल के दिखाओ, तो मैं निकाल दूंगा। क्यों, मैं जो ऑप्शन के अंदर वर्ड दे रखा है ना, मैं उनकी रैंक निकाल लूंगा और जिस वर्ड की रैंक बच्चों 50 आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही तो बात है ना। लेकिन फिर मान लो कि मैं
ऑप्शन का यूज करना स्टार्ट किया और किसी क्वेश्चन का आंसर फोर्थ है, तो इसका मतलब पहले 3 में तो मेरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार चली जाएगी ना। बट उसका भी एक तरीका है ना। अगर मान लो मेरे को इसकी रैंक पता लगी तो मैं नीचे वाले की रैंक बिल्कुल आसानी से पता कर लूंगा, मेरे को दोनों की निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ, बेसिक मेथड समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। बेसिक मेथड क्या होता है, देखो आप है ना ये निकाला करो। आप ये बताओ मेरे को, जब आप इन 60 वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लिखोगे, सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखोगे? आप अपना दिमाग लगा के मेरे को पहले ये बताओ, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? बी। फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चों? बी है ना। देखो बी को फिक्स कर दो एक को, फिर एच बी जे ओ, देखो कौन कौन से वर्ड है? बी बी, फिर कौन आएगा? एच आई जे के एल एम एन ओ, ये बी बी एच जे ओ, ये बच्चों क्या आएगा? सबसे पहला वर्ड आएगा फर्स्ट। सेकंड कौन सा आएगा बताओ? बी बी तो पहले ही आएंगे, एच बी उसके बाद आएगा, ये जे ओ इंटरचेंज हो जाएगा ना, ओ से लेके क्या आ जाएगा? जे। ये क्या होगा डिक्शनरी में आपका सेकंड वर्ड होगा। थर्ड बता सकते हो क्या? थर्ड, ये बी और बी तो सेम रहेंगे है ना। अब देखो पहले से स्टार्ट करो, एच जे ओ, ये ओ तो सबसे लास्ट में रहेगा, अब एच और जे इंटरचेंज हो जाएंगे, जे और एच, ये कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड पे। फोर्थ पे कौन सा आएगा बताओ? फोर्थ पे। अब ये जे पहले आया था, अब की बार क्या आ जाएगा? एच पहले आ जाएगा क्या? एच तो आ गया है ना, एच तो आ गया, तो ये क्या कर दो, जे तो यहीं रखो और एच ओ को क्या लिख दो? ओ एच लिख दो। ठीक है, इस तरीके से बच्चों डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स आपको लिखे मिलेंगे और आपको निकालना है कि 50th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। पहले मैं करता हूँ कि बी को फिक्स कर दिया, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? जो लेटर फिक्स हो गया है ना, बी को अगर आप फिक्स कर दोगे तो बताओ बी से स्टार्ट होने वाले बच्चों कितने लेटर कितने वर्ड्स आपको मिलेंगे? बी को फिक्स कर दोगे तो बाकी 5 बच गए, ये फिक्स हो गया, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 प्लेस 4 लेटर से कितने फैक्टोरियल में फिल किए जा सकते हैं बताओ? 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, समझ गए? आप ये मत कहना कि इस बी की जगह सर ये वाला बी फिक्स कर लो, बात तो एक ही ना है। तो बी, इस बी को फिक्स कर दो तो बाकी 4 लेटर तो अलग अलग है ना, तो 24 वेज बन गए, यानी कि बी से स्टार्ट होने वाले बच्चों वर्ड्स कितने होंगे बताओ? 24 होंगे। समझ गए आप मेरी बात? उसके बाद कौन आएगा? एच। फिर एच से स्टार्ट, एच को क्या कर दो? फिक्स। अच्छा आप ध्यान से देखना, एच को फिक्स करोगे ना तो ये 4 वर्ड हो गए, कौन कौन से? बी बी जे ओ, तो इससे 24 नहीं बनेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 बी सेम भी तो है ना, 2 फैक्टोरियल, यानी कि कितने बनेंगे आपके? 12। 36 हो गए ये, 24 और 12 है ना। फिर एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड हो गए इसके अंदर 12 में। फिर जे आएगा, जे का नंबर आएगा, जे को फिक्स कर दो। जे को बच्चों फिक्स करके कौन कौन बच गए? बी बी एच ओ, इनसे भी क्या बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 बी सेम है ना, 12 हो गए। तो कहने का मतलब जे से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड खत्म हो गए, जे से और कोई वर्ड नहीं होगा, 12 ही बनेंगे। ठीक है, ये कितने होंगे टोटल बताओ? 24 12 और 12 48 हो गए, यानी कि 48 वर्ड खत्म हो चुके हैं। अब हमें चाहिए कौन सा? 50th। अब हम पहुंच गए 50 के नज़दीक है ना। इसका मतलब ये है बच्चों, जो 49th वर्ड होगा ना, यानी कि 49th वर्ड जो होगा बच्चों, वो जे से स्टार्ट नहीं होगा। मैं पहले ये लिख देता हूँ, सिंपल है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड बनते हैं ना, वो तो यहाँ तक खत्म हो चुके हैं 48 तक। तो आप मेरे को बता दो कि जो 49th वर्ड होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो बी से स्टार्ट हो चुके, जे से स्टार्ट हो चुके, एच से स्टार्ट हो चुके, तो फिर किसका नंबर आ गया? ओ से। मतलब कि वो वर्ड किससे स्टार्ट होगा? ओ से। बच्चों ओ से स्टार्ट होगा 49th वर्ड, समझ रहे हो आप? तो बस अब मैंने ये हिंट आपको दे दिया कि जो 49th वर्ड होगा ना, पहली बार ऐसा वर्ड होगा जो ओ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड इससे पहले नहीं आए है ना। इससे पहले तो सारे बी एच और जे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ओ से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड होगा ना, वो बच्चों 49वें नंबर पे आएगा। तो आप मेरे को बता सकते हो क्या कि इन पांचों लेटर का यूज करके डिक्शनरी के अंदर ओ से सबसे पहले कौन आएगा? बताओ, आप ही बता दो मेरे को। पहले ओ लिख दो और फिर ओ के अलावा जो 4 लेटर बच गए ना, उनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो। डिक्शनरी क्या कहती है कि पहले बी आएंगे दोनों है ना, फिर क्या आएंगे बच्चे? एच, क्योंकि एच का नंबर पहले आता है अल्फाबेट में, और फिर क्या आएगा? जे। ये कौन सा वर्ड हो गया बताओ? 49th वर्ड हो गया ना। अब मेरे को तो 50th निकालना है, तो इससे नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा बताओ? ओ तो सबसे पहले आएगा ना, बी और बी सेम रहेंगे। अब एच जे का ऑर्डर क्या कर दो? चेंज कर दो। ये कौन सा वर्ड होगा बता दो आप मेरे को? 50th वर्ड होगा। कौन सा वर्ड हो गया? ओ बी बी जे एच, देख लो, ओ बी बी जे एच। इतनी देखो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि ओ से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड, यानी कि ओ तो फिक्स कर दो, बाकी 4 लेटर को डिक्शनरी कैसे देखती है कि जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसको है ना, फिर लास्ट के 2 को इंटरचेंज कर दो। इस तरीके से ये 50th वर्ड होगा। और अगर आप चाहो तो इसकी रैंक भी निकाल के देख लो, वो भी आप निकाल सकते हो आसानी से है ना। अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया मैंने
कि प्ले वर्ड के चारों लेटर का यूज करके बच्चों कितने वर्ड बन सकते हैं 24। मैं कहता हूँ इन 24 के 24 वर्ड्स को ना आप डिक्शनरी ऑर्डर में लिख के दिखा दो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। प्ले, सबसे पहले कौन आएगा देखो, ए एल फिर पी फिर वाई। पेपर के अंदर भी आप ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। पहले ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर लिखो, ऐसे लिख दिया मैंने, ए है ना। ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों सारे लेटर कितने वर्ड होंगे आपको पता है, ए से स्टार्ट होने वाले। ए अगर फिक्स हो जाएगा बाकी कितने रह गए, 3, और 3 को कितने वेज में, 3 फैक्टोरियल में, यानी कि 6 वेज में। ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों 6 वर्ड्स बनेंगे, ऐसे ही एल से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को बता दो, ए से स्टार्ट हो गए तो एल पी वाई में से पहले कौन आएगा, बाद में कौन, ये क्या आएगा, है ना। एल पहले आएगा, पी बाद में, वाई, है ना। ए एल वाई पी, मतलब हमने लास्ट के दो को इंटरचेंज कर दिया। अब हम क्या कर देंगे बताओ, अब हम लास्ट के दो को इंटरचेंज कर दिए ना, पी वाई और वाई पी। अब इनको कर दें एल वाई को, बीच वाले को, तो इनको करेंगे अब, है ना, एल और पी को। तो क्या हो जाएगा, ये पी पहले आ जाएगा, एल बाद में आ जाएगा, और फिर पी पहले आ जाएगा और एल वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई एल। उसके बाद देखो, ए के बाद एल आ गया, पी आ गया, अब कौन आएगा, वाई, और वाई के बाद पहले कौन आएगा, एल, फिर पी, और फिर कौन आएगा, पी, फिर क्या आएगा, एल। ऐसे मैंने क्या कर दिया बच्चों, ए से स्टार्ट होने वाले ये 6 वर्ड बना दिए, ठीक है। जो 7th वर्ड होगा ना, आप मेरे को बता दो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो एल से स्टार्ट होगा, एल से स्टार्ट होगा। तो अब आप खुद बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा, ठीक है। इस तरह से 24 वर्ड आप आराम से बना सकते हो। ऐसे ही मैं कुछ 2-4 वर्ड आपको इसके बताता हूँ। देखो, ये नागपुर एक वर्ड है, इसके ऊपर बेस्ड अब की बार क्वेश्चन आया है, और मैं कहता हूँ इनसे जो भी 6 लेटर के वर्ड बना सकते हो ना, टोटल कितने बनेंगे 720, क्योंकि सारे के सारे लेटर क्या है, ये अलग अलग है। तो इनमें से ना मेरे को कुछ वर्ड आप लिख के दिखा दो डिक्शनरी के अंदर। तो पहले ना आप ऐसे ऑर्डर लिखा करो, पहले कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, जी, फिर कौन आएगा बच्चों, एन, फिर आएगा पी, फिर आएगा आर, और फिर आएगा यू, है ना। ए जी एन पी आर यू, ए जी एन पी आर यू, ये इसका ऑर्डर है। तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले ए को फिक्स कर दे अगर मान लो, बाकी कितने बच गए, 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों कितने वर्ड्स बनेंगे पता है, 120 वर्ड बनेंगे, क्योंकि ए तो फिक्स हो जाएगा। इन पांचों को तो आपस में हम 5 फैक्टोरियल बेस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, है ना। फिर ऐसे ही जी से स्टार्ट होने वाले बच्चों, ये भी कितने बनेंगे, 120 वर्ड्स बनेंगे। ऐसे चलता रहेगा, एन से, पी से, आर से, यू से, सबसे 120 बनेंगे। तभी तो हम कहेंगे कि 120 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो ये 720 आता है ना। और फिर इनको हम कहाँ कौन सा वर्ड आएगा वो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत। एक इनका अगर आपको किसी बच्चे को अगर ये मेथड मुश्किल लग रहा है ना मेरा, तो मैं सिंपल सी उसको ये हिदायत दूंगा कि आप क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें रैंक निकाल के देख लो, जिस वर्ड की रैंक 350th है ना, वही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बस बात ही खत्म हो गई। उसके बाद मैं आपको बेसिक मेथड इस क्वेश्चन का बता रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था, ए जी एन पी आर यू, ये 6 के 6 लेटर है। इसमें से जो भी वर्ड्स बना सकते हो उसमें 315th पोजीशन पे बच्चों जो वर्ड आएगा ना वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का एक ही तरीका है ना, पहले ए को क्या कर दो बच्चों, फिक्स, यहाँ पे लिखो फिक्स्ड। ए को फिक्स करके बाकी कितनी जगह बच गई बच्चों, इसमें तो रिपीटेशन का कोई चक्कर ही नहीं है ना, 5 जगह और 5 ही लेटर, तो कितने हो गए 5 फैक्टोरियल, 120 वर्ड। और फिर उसके बाद जी को फिक्स कर दो, जी को फिक्स करोगे तो भी बच्चों ये 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। बट अब आप ये नहीं कह सकते कि एन को फिक्स कर दो सर। अगर बच्चों आपने एन को फिक्स कर दिया ना, एन को फिक्स कर दिया, तो अगर आप सारे वर्ड्स बनाने जाओगे तो ये 120 बन जाएंगे, और तीनों को ऐड करोगे तो 360 बन गए। बट हमें तो 315th वर्ड चाहिए, मतलब वो वर्ड तो इनके बीच में गायब हो जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि 315 नंबर पे कौन सा है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एन से स्टार्ट होने वाले आपको बच्चों सारे वर्ड्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने सारे वर्ड्स लिख दिए तो फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि 315 नंबर पे जो वर्ड आया था वो कौन सा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को ना अब सोचना पड़ेगा, एन से स्टार्ट होने वाले कुछ मेरे को स्पेसिफिक वर्ड चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, कुछ स्पेशल वर्ड्स चाहिए, क्योंकि उनमें से ही तो कोई ना कोई वर्ड हुआ होगा ना 315वां जो एन से स्टार्ट हुआ होगा, पक्का है ना। क्योंकि पहले 360 वर्ड में सारे आगे जो ए से, जी से और एन से स्टार्ट होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी 315th वर्ड होगा, 315th, वो एन से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन कौन सा हुआ होगा कुछ स्पेशल, हम उसके लिए कंडीशन लगेंगे। एन से जब शुरू होगा तो इससे नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा बता सकते हो। एन से शुरू हो गया तो नेक्स्ट लेटर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। सबसे पहले तो ए आएगा ना, क्योंकि ए एन के बाद एन को छोड़ के बाकी 5 में से ए का सबसे पहले नंबर आता है। तो आप मेरे को बता दो, अगर मैं एन ए को फिक्स कर दूं, इन दोनों को, एन ए को मैंने क्या कर दिया फिक्स, तो 1 2 3 4 4 जगह बन गई। तो
मेरे कहने का मतलब है कि NA से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड है बच्चों? 24 है। यानी कि NA से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड है बच्चों? 24 वर्ड्स है। आप समझ गए? यानी कि अब मुझे पता लग गया कि 120, 240, 240 में 24 जोड़ोगे तो ये तो 264 ही हुए। अभी भी मेरा 315वां वर्ड नहीं आया, तो मतलब कि NA से भी वो वर्ड स्टार्ट नहीं होगा, पक्की बात है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अब N के बाद N तो फिक्स है, क्योंकि वर्ड तो वो N से ही स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है ना? ऑप्शन देख लो चाहे। फिर A नहीं आएगा उसके बाद। A के बाद किसका नंबर आएगा बोलो? G का। तो NG को मैं कहता हूँ क्या कर दो बच्चों? फिक्स कर दो। NG को फिक्स करोगे तो फिर बाकी 4 को 4 फैक्टोरियल 24 में अभी तक कितने हो गए बताओ मेरे को? 288 वर्ड्स हो गए ना? अभी तक बच्चों 288 हो गए। नहीं आया अभी भी उसका नंबर? ठीक है। N के बाद A भी आ गया, G भी आ गया, उसके बाद किसका नंबर आएगा? P। N के बाद N थोड़े आएगा, रिपीट थोड़े होंगे, है ना? P आएगा। फिर इसके बाद P आएगा, तो बच्चों ये भी बताओ 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 ये हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 312। अब अपने को मजा आ गया। देखो 312 जो वर्ड हो गए ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि NP से जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे चले गए, क्योंकि सारे के सारे वर्ड NP से जो स्टार्ट होंगे वो 312 तक आ चुके। यानी कि अब जो 313वां वर्ड होगा, क्या वो NP से स्टार्ट होगा क्या? आप मेरे को बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये वाला जो वर्ड क्या NP से स्टार्ट होगा क्या? आप कहोगे सर नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो आप, है ना? क्यों? क्योंकि NP से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो तो सारे के सारे यहाँ तक 312 तक आ चुके, तो वो वर्ड NP से स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर NP से स्टार्ट नहीं होगा तो किससे होगा? N के बाद P नहीं, तो P के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों? R का नंबर आएगा। वो वर्ड NR से स्टार्ट होगा। NR से स्टार्ट होगा कौन सा वर्ड? 313th वर्ड। समझ गए? ये जो 313वें नंबर का वर्ड होगा ना वो NR से स्टार्ट होगा। बस अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। देखो अपने पास लेटर कौन से थे? AGNPRU, और मुझे पता है कि AR से स्टार्ट होगा ना। AR से स्टार्ट होगा कौन सा? 330th वर्ड, है ना? ये वाला वर्ड। अब आप मेरे को ये बता दो पहला कौन सा होगा? मेरे को ये तो पता है कि वो AR से स्टार्ट होगा, बट AR से स्टार्ट होने वाले तो काफ़ी सारे वर्ड बनेंगे ना, 24 बनेंगे। उनमें सबसे पहला कौन सा होगा? A और R को हटा दो, बाकी कौन से बच के बताओ? GNPU। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा बताओ? GNPU। ये तो 313वां बनेगा। 314th कौन सा बनेगा बता सकते हो? AR से ही स्टार्ट होगा वो भी, है ना? GNPU की जगह क्या कर दो? UP कर दो। ये हो गया 314th। 315th कौन सा बनेगा? अब बोलो 315th वर्ड कौन सा बनेगा बच्चों? स्टार्ट तो AR से ही होगा ना? स्टार्ट तो AR से होगा। अब देखो किसको इंटरचेंज करोगे? अब इन दोनों को करोगे ना, क्योंकि लास्ट के दोनों को तो कर चुके हैं ना। पीछे से स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी में ऐसे। NP को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? ये PN आ जाएगा। PN, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना? अच्छा मैं एक वर्ड छोड़ गया क्या? जी तो यही आएगा। ठीक है, तो ये NP क्या बन जाएगा बच्चों? PN। तो देखो क्या आ गया? ARGPNU। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। G से स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर NPU, फिर NUP, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीसरा जो है ना लेटर चेंज होगा, इसके साथ होगा, है ना? पहले P आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? N। पहले P फिर N और लास्ट में तो U आएगा। तो 315वां वर्ड ये आ गया। ठीक है, ARGPNU। देखना अपना कौन सा वर्ड है? मैंने AR गलती से लिख दिया क्या? NR लिखना था, है ना? सॉरी 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 बच्चों, मेरे को NR लिखना चाहिए था ना, AR लिख गया मैं। NR लिखना चाहिए था मेरे को। ठीक है, NR के बाद क्या बन गए? AGPU। ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो 313th जो वर्ड होगा वो क्या बनेगा बताओ? NR से तो स्टार्ट होगा वो, उसके बाद AGPU, और 314th वर्ड जो बच्चों होगा वो NR से तो स्टार्ट होगा, है ना? AGPU को UP कर दो, और फिर 315th कौन सा बन जाएगा? फिर इसको G को और P को इंटरचेंज कर दो ना। NR से तो स्टार्ट होगा, A G की जगह P लिख दो और P की जगह क्या लिख दो? G और U। कौन सा आ गया देखो? NRAPGU। 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 ये अपने क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है। ठीक है, और आप इसकी रैंक भी निकाल के देख सकते हो। आप इसकी रैंक निकाल के देख लो, आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे इस तरह के कि 315th नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा या किसी भी नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, हम आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हो, उसकी रैंक निकाल लो। अब देखो ये जो केसेस बनाने वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, ये तो आपको पता है कि जेई मेंस के एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ना? जिसमें अलग अलग हम केस बना के फिर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्या कहता है देखो, देर आर 4 men एंड 5 women इन ग्रुप ए। 2 ग्रुप बना लो ऐसे, एक ग्रुप ए है, एक बच्चों ग्रुप बी है।
ग्रुप ए के अंदर जो है ना वो 4 मैन, इसके भी 2 हिस्से बना दो आगे, यहाँ पे लिख दो मैन और यहाँ पे लिख दो वुमेन, इसमें भी यहाँ पे लिख दो मैन और यहाँ पे लिख दो वुमेन। कैसे कैसे अपने को कॉम्बिनेशन दे रखा है देखो, ग्रुप ए में मैन है 4 और वुमेन है 5, ग्रुप बी में उल्टा है, 5 मैन है और 4 क्या है बच्चों, वुमेन है, ठीक है। अब इफ 4 पर्सन्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि 4 पर्सन हमें ग्रुप ए से सिलेक्ट करने हैं, 4 पर्सन हमें ग्रुप बी से सिलेक्ट करने हैं। कैसे करने, देखो ग्रुप ए से कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं, 4, टोटल 9 है ना, 9 में से 4, और ग्रुप बी में से भी हमें कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं बच्चों, 4, ईच ग्रुप क्या रखा है। तो अब अगर इतना ही क्वेश्चन होता ना कि ए से 4 सेलेक्ट करो, बी से 4 सेलेक्ट करो, तो मैं कह देता ए में टोटल 9 पर्सन है, 9 में से 4 सेलेक्ट कर लो, इन 9 में से 4 सेलेक्ट कर लो, आंसर आ गया अपना, ये है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कंडीशन है क्या, सिलेक्टिंग 4 मैन एंड 4 वुमेन। लास्ट में बताओ आप मेरे को, ये टोटल कितने पर्सन इकट्ठे हो जाएंगे अपने पास, 4 सेलेक्ट करके 8 हो जाएंगे ना। इन 8 में बच्चों 4 मैन होने चाहिए और 4 वुमेन होनी चाहिए, ये वाला केस है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ देखो कितनी आसानी से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। आप ना एक एक केस डिस्कस करते हैं, पहले ऐसे लाइनें लगाते जाना आप। पहले मेरे को बताओ, ग्रुप ए में मैन आप 4 से स्टार्ट कर दो, है ना, 4 के 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम वाली, ठीक है। 4 के 4 मैन सिलेक्ट कर लो, तो आप मेरे को बताओ ग्रुप ए से टोटल कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं, 4, अगर चारों आपने मैन सिलेक्ट कर दिए तो वुमेन तो आपको सिलेक्ट कर नहीं सकते, 0। अब आप टोटल पे आ जाओ, टोटल आपको 8 पर्सन सिलेक्ट करने थे, उसमें मैन कितने होने चाहिए, 4, और मैन तो आप पहले 4 सिलेक्ट कर ही चुके हो ग्रुप ए से, तो ग्रुप बी में से कोई भी मैन आप सिलेक्ट नहीं करोगे, चारों की चारों जो होगी क्या होगी, वुमेन होगी। आप जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसके ऊपर समझना है ना, लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आएगा बाद में कि मैंने 4004 क्या लिख दिया, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अब मैं मैन एक एक कम करता जाऊंगा, इसमें से मैंने मैन कितने सिलेक्ट कर दिए, 3, तो फिर एक क्या करनी पड़ेगी, वुमेन, क्यों, क्योंकि मेरे को 4 पर्सन लेने ही लेने हैं ग्रुप ए से, मैन 3 होंगे तो एक क्या होगी, वुमेन। अब टोटल मैन 4 होने चाहिए, तो अगर यहाँ मैन 3 है तो बच्चों यहाँ कितना होगा, एक, और एक मैन है तो बाकी 3 क्या होगी, वुमेन। देखो कितनी आसानी से हम सोच समझ के कर रहे हैं क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर 3 में से एक और कम कर दो, है ना, अगर 2 मैन है तो यहाँ से 2 वुमेन लेनी पड़ेगी, 2 मैन यहाँ से ले लिए तो 2 मैन यहाँ से लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने होने चाहिए, 4, ये भी केस हो गया। अब फोर्थ केस पे आ जाओ, अब एक कर दें इसको, है ना, एक एक कम करते जाओ, 4 3 2 1, अगर मैन एक लिया तो 3 क्या लेनी पड़ेगी, वुमेन, और मैन एक यहाँ से तो 3 यहाँ से लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने होने चाहिए, 4, और 3 अगर मैन ले लिए तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेगी, 1। अब कई बच्चे हैं ना जल्दबाजी में यहाँ तक छोड़ देते हैं, बच्चों क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या, जो वुमेन को 0 किया था तो मैन 0, तो चारों की चारों क्या होगी, वुमेन, और यहाँ से मैन 0 तो यहाँ से 4 मैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे और यहाँ से 0 वुमेन। बताओ और कोई केस हो सकता है क्या, मैंने कोई भी केस बच्चों नहीं छोड़ा, तो बता दो आप मेरे को आंसर क्या आ गया अपना। अब ध्यान से देखना, कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। 4 में से 4 मैन सेलेक्ट करने हैं, है ना, कितना होगा, 4C4, 5 में से 0 वुमेन सेलेक्ट करनी है, 5C0, 5 में से 0 मैन सेलेक्ट करने हैं, 5C0, और 4 में से 4 वुमेन, 4C4। मैं मतलब मैं चाहूँ तो आप इसके सामने लिख देता हूँ ना, क्या होगा बताओ, ये 4C4 ऊपर से देख के लिखना है, 4C4, अच्छा 5C0 को तो ना लिखूँ, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये कितना होगा बताओ, 4C4, तो ये कितना आ गया बताओ, 1 केस आ गया। अच्छा यहाँ पे फिर नीचे वाली लाइन में देखो क्या लिखोगे, 4 में से 3 यानी कि 4C3, और 5 में से 1, 5C1, पेपर में थोड़े, पेपर में तो 5C1 को आप सीधा 5 लिखोगे, और फिर इस 5 में से 1, और फिर इस 4 में से 3, बस मिस्टेक नहीं करनी है ना, ध्यान से जो भी आप लिख रहे हो ना अपने दिमाग के अंदर सोच के उसी तरीके से उसकी कैलकुलेशन लिखनी है, अगर ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दोगे तो फिर आंसर तुरंत गलत आ जाएगा, ठीक है ना, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये कर दिया हमने। अच्छा उसके बाद इसका आंसर जो आएगा लिख देंगे चलो बाद में। अच्छा इसमें 4 में से 2 मैन, 4C2, 5 में से 2 वुमेन, 5C2, और 5 में से 2 मैन, 5C2, और 4 में से 2 वुमेन, 4C2, ठीक है, ये आ गया। फिर 4 में से 1 मैन, 4C1, और 5 में से 3 वुमेन, 5C3, और 5 में से 3 मैन यानी कि 5C3, और 4 में से 1 वुमेन, 4C1। ये तो 0 है, इसको तो छोड़ ही दो, है ना। ये 5 में से 4 वुमेन और ये 5 में से 4 मैन। तो अब मैं आंसर लिख रहा हूँ फाइनल मेरा, ठीक है। आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करके, ऊपर तो पहले तो 1 आ गया, दूसरे में देखो 4C3 कितना होता है बच्चों 4, 5C1 कितना होता है 5 होता है ना, 5 × 5 25 लिख दिया, 4C3 कितना होता है 4। तीसरे केस का देखो 4C2 कितना होता है 6, ये 10 होता है, ये 10 होता है, 100 लिख दूँ, और 4C2 भी कितना होता है 6। फिर इसका देखो 4C1 कितना होता है 4, ये 10, ये 10, ये 4, तो 4 × 100 लिख दूँ।
लास्ट में कितना आएगा 5 C4 5 होता है, 5 × 5 कितना हो गया 25, करना काउंट, ये कितना आ गया 100 400 और ये 3600 हो गया, ये 1600 हो गया और ये 25 हो गया। तो कितने आगे ऐड करके देख लो 4000 5600 5626 है ना 5626 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम जो है ना ग्रुपिंग करेंगे, किस ग्रुप में से कितने मैन कितने वुमेन सेलेक्ट करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना 2023 के अंदर पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन देखो फिर 2024 में आ गया। अब पैटर्न को समझो, क्वेश्चन के पीछे मत जाओ, ठीक है, पैटर्न बहुत अच्छा है ये ग्रुप में से मेंबर सेलेक्ट करने वाला। अब आप ये देखो बच्चों, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं हर क्लास के अंदर ये तो बच्चों को बताता ही बताता हूँ कि एक पॉलीगन से जो है ना आप कितनी ट्रायंगल बना सकते हो, उस ट्रायंगल की कितनी साइड जो है ना पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन होगी, कितनी नहीं होगी, सारा ये कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे। देखो एक मान लो एन साइडेड पॉलीगन है ना, पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ये सारे क्या होते हैं पॉलीगन ही होते हैं जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। एन साइडेड है यानी उसमें एन साइड्स है, ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए क्या बनाया है हेक्सागन बनाया, ठीक है, आपके सामने 6 साइड वाला पॉलीगन हेक्सागन बना दिया। एन साइडेड पॉलीगन के वर्टिसेस को आपस में अगर आप ज्वाइन करो किन्हीं भी 3 वर्टिसेस को है ना, तो क्या बनेगी ट्रायंगल, कितनी ट्रायंगल बनेगी, टोटल पॉइंट्स कितने हैं बच्चों n, और कोई भी 3 कोलिनियर तो इसमें होते ही नहीं है ना, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी बच्चों NC3, ये तो आप सबको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ना 3 केस होते हैं, देखो मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा स्लाइड यूज करके, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें केस अराइज होते हैं। ये पॉलीगन है, अब मैं इस पॉलीगन को दोबारा बना के और आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आया है, और ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है, फॉर्मूले हर बार हर टीचर ही लिखवाता होगा, इसके तो 3 फॉर्मूले होते हैं, वो लिखवाते ही लिखवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ये थोड़े कि हम रिस्क लेंगे 4 नंबर के लिए। अब एक ट्रायंगल तो बच्चों ऐसी बनेगी जिसकी 2 साइड इस पॉलीगन की 2 साइड के साथ कॉमन होगी, जैसे इस पॉलीगन की 2 साइड ले लो आप, एक तो ए बी और एक ये बी सी, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये ले लो और एक ट्रायंगल बनाओ, तो फिर बताओ ए बी बी सी होगी तो तीसरी साइड तो ए सी ही होगी ना, और तो कोई हो ही नहीं सकती, तो ये क्या बन गई बच्चों एक ट्रायंगल बन गई। ऐसे आप मेरे को बताओ कितनी ट्रायंगल बन सकती है जिसकी 2 साइड इस पॉलीगन की 2 साइड के साथ क्या हो बच्चों कॉमन हो। एक बच्चा कहेगा सर अब की बार आपने पहले ए बी से स्टार्ट किया था ना, अब बी सी से स्टार्ट कर दो, बी सी और सी डी है ना, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल बना दो, ये साइड लेके ये ट्रायंगल, समझ गए आप मेरी बात। इसी तरीके से फिर क्या करो आप BC से स्टार्ट कर दो, CD से, CD और ED और फिर इनको ज्वाइन कर दो, है ना। ये मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, ये नहीं है कि ऐसा मैं आपको, ये तो सिर्फ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसा पॉसिबल है करना, ठीक है। और फिर कौन सा होगा, ये और ये कर दिया ज्वाइन हमने, ये और ये करेंगे तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर ये और ये लेंगे तो बच्चों इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये टोटल पता है कितनी ट्रायंगल बन गई, 6 ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। 6 ट्रायंगल कौन सी बनी है बच्चों, जिसकी 2 साइड क्या है कॉमन है, यानी कि जो 2 साइड ट्रायंगल की है ना वही 2 साइड बच्चों क्या है पॉलीगन की है। ऐसी कितनी ट्रायंगल बनती है 6। ये 6 क्यों बनी पता है, क्योंकि इसके 6 वर्टिसेस थे, तो जितने वर्टिसेस होते हैं उस पॉलीगन के, या आप ये कह लो जितनी उसकी साइड होती है, क्योंकि जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी साइड होती है, 6 वर्टिसेस होते हैं तो 6 साइड होते हैं। जैसे ट्रायंगल की 3 साइड होते हैं तो 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं ना, ये तो सिंपल ज्योमेट्री है। तो मैं कहता हूँ अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए ना कि आप ये बताओ कि ऐसी कितनी ट्रायंगल बनेगी जिसमें पॉलीगन की 2 साइड के साथ उसकी 2 साइड कॉमन हो, तो जितनी पॉलीगन की साइड आपको दे रखे ना 10 दे रखे तो आप 10 आंसर लिख देना, 50 दे रखे तो 50 आंसर लिख देना, ठीक है। 6 ट्रायंगल बनी, क्यों, क्योंकि ये क्या था बच्चों हेक्सागन था। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि अगर 2 साइड कॉमन हो तो बच्चों कितनी ट्रायंगल बनेगी, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक साइड कॉमन हो, अब क्या बात आएगी बच्चों, एक साइड कॉमन, बस ये और सीख लो ध्यान से, एक साइड कॉमन हो, कितनी साइड होती है बताओ हेक्सागन की, 6 होती है ना। हेक्सागन की कितनी साइड होती है बच्चों 6। मैं एन साइड के लिए भी बताऊंगा आपको। एक साइड कॉमन है, मान लो ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है, मान लो बच्चों ये साइड कॉमन है, तो अब आप मेरे को बता दो ऐसी ट्रायंगल मेरे को बनानी है जिसकी एक साइड तो ये ए बी हो, है ना, और बाकी जो 2 साइड होगी ना उसमें से कोई भी साइड इस हेक्सागन की साइड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर 2 साइड कॉमन हो जाएगी, 3 तो हो ही नहीं सकती, या तो 2 होगी या 1 होगी या 1 भी नहीं होगी, ठीक है। अब एक वाली से आप मेरे को बताओ, क्या आप ट्रायंगल के ए बी देखो 2 वर्टिसेस तो फिक्स हो गए, क्या तीसरा वर्टेक्स एफ ले सकते हो, क्या आप कहोगे सर नहीं ले सकते। क्या तीसरा वर्टेक्स सी ले सकते हो, क्या आप कहोगे नहीं ले सकते। अगर सी ले लिया तो बच्चों फिर ये ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, और ऐसे तो फिर ये और ये साइड कॉमन हो जाएगी 2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
अगर आपने एक साइड को बच्चों क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है ना, एक साइड को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो दो वर्टिसेस तो वहीं खत्म हो गए है ना, ए और बी तो वहीं खत्म हो गए, और एफ और सी को हम वैसे ही नहीं ले सकते, एफ और सी को बच्चों वैसे ही नहीं ले सकते। तो मेरे को ये बताओ, एक साइड को फिक्स करने से कितने वर्टिसेस कम हो गए, चार कम हो गए ना, चार वर्टिसेस कम हो गए। यानी कि अब बाकी बचे हुए इन वर्टिसेस में से हम कितना वर्टेक्स स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बच्चों, एक, क्योंकि दो तो है ही, ए और बी। तो मान लो आपने ये सिलेक्ट कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो बताना ये जो ट्रायंगल बनी है ये वाली शेडिड, क्या इसकी एक साइड कॉमन नहीं है क्या? बिल्कुल है। मतलब कि एक साइड अगर आप फिक्स करोगे ना, तो बच्चों उससे चार वर्टिसेस का लॉस हो गया। एक तो ये, दो तो ये, और एक एफ और एक सी, इन चार में से तो अब आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकते तीसरा, बाकी बचे हुए दो में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो एन साइडेड पॉलीगन है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो मैं 6 का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एन साइडेड है, तो आप मेरे को ये बताओ, पहले तो मैं एक साइड सिलेक्ट करूंगा है ना, एन साइडेड है तो साइड कितनी होगी बोलो, एन। उन एन साइड में से कितनी साइड सेलेक्ट करूंगा मैं, एक, क्योंकि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी, कोई भी कर सकता हूँ ना। एक साइड सेलेक्ट करने के कितने चांस हो गए बच्चों, एन सी वन यानी कि एन। फिर बचे हुए कितने वर्टेक्स हो गए बोलो, कितने वर्टेक्स बच गए, एन माइनस फोर, क्योंकि चार तो खत्म हो गए, उनमें से कितना वर्टेक्स सेलेक्ट करना है मेरे को, एक। तो टोटल केस कितने हो गए, एन इंटू एन माइनस फोर। तो बच्चों ये ट्रायंगल बनेगी जिसकी कितनी साइड कॉमन हो, विद वन साइड कॉमन। याद रखने आपको आगे से, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले दो साइड कॉमन है तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट एन। अगर एक साइड कॉमन है तो क्या होगा, एन इंटू एन माइनस फोर। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, कोई भी साइड कॉमन ना हो है ना, नो साइड इज कॉमन। अब एक बच्चे के दिमाग में है, सर ऐसी ट्रायंगल होती नहीं, कोई तो साइड कॉमन होगी ना। लेकिन मैं आपको अभी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ऐसी भी ट्रायंगल होती है, कम होती है ये, लेकिन होती जरूर है, ठीक है। ये एक हेक्सागन है, इसमें एक ऐसी ट्रायंगल आप मेरे को बता दो जिसकी एक भी साइड, तीनों में से एक भी साइड इस हेक्सागन की साइड नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बना दूंगा, देखना, ये डायगोनल हो गया इस हेक्सागन का, इस डायगोनल को यहाँ ज्वाइन कर दो और इस डायगोनल को यहाँ ज्वाइन कर दो। आप मेरे को बताओ, इस रेड वाली ट्रायंगल की तीनों में से कोई भी साइड, क्या हेक्सागन की कोई साइड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ऐसी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कैसे? देखो, जो टोटल ट्रायंगल होती है ना, कितनी ट्रायंगल बनेगी ये, टोटल ट्रायंगल कितनी थी बोलो, एन सी थ्री थी ना। उनमें से ऐसी कितनी थी जिसकी दो साइड कॉमन है, एन। ऐसी कितनी थी जिसकी एक साइड कॉमन है, एन इंटू एन माइनस फोर। इन दोनों को ऐड करके हटा दो इसमें से, तो ये बाकी बच जाएगी। इसको सोल्व करके आंसर क्या आएगा, एन, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव डिवाइड बाय सिक्स। सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा, ठीक है। बट आपको याद कैसे रखना, देखो पहले एन, फिर एन माइनस फोर है ना, एन में से फोर घटा दिया, एन एन माइनस फोर तो लिखी दो, फोर के बाद क्या आएगा, फाइव, फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स, बस उस सिक्स को नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया, ये दो साइड कॉमन, ये एक साइड कॉमन, ये जीरो साइड कॉमन, ठीक है। तो अब मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूले देखो यहाँ लिख दिए। दो साइड कॉमन हो एन, एक साइड कॉमन हो एन इंटू एन माइनस वन, एक भी साइड कॉमन नहीं हो तो n इंटू एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव डिवाइड बाई सिक्स, ये n माइनस फोर है। अब क्वेश्चन देखो, अगर ये सारी बातें आपने पहले ही क्लास में सीखी हुई है तो इस क्वेश्चन को तो ओरली आप सोल्व कर दोगे। कहता है कितनी ट्रायंगल बना सकते हो जिसके वर्टिसेस बच्चों, एक रेगुलर ऑक्टागन के वर्टिसेस है, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8 है ना। ये रेगुलर हो ना हो इस बात से अपने को कोई मतलब नहीं है, बट नन ऑफ हुज साइड्स इज ए साइड ऑफ द ऑक्टागन, मतलब कि कोई भी साइड बच्चों ऑक्टागन की साइड के साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए, नो कॉमन साइड। तो आप मेरे को बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, थर्ड वाला ना। थर्ड वाला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस फोर, फोर के बाद क्या आता है फाइव, एन माइनस फाइव, फाइव के बाद क्या आता है सिक्स, उस सिक्स को नीचे लिखते हैं, और एन को कितना पुट कर दो इस क्वेश्चन में, एट, क्योंकि ऑक्टागन है ये, एट। एट में से फोर गया फोर, एट में से फाइव गया थ्री, नीचे कितना आ गया सिक्स। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू पे कट गया, एट इंटू टू, आंसर कितना आ गया बच्चों, 16। देखो कितनी आसानी से, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी जेई में कई बार आ जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट बच्चों आपको सारे क्लियर होने चाहिए, पहले से क्लास में पढ़े हुए आपको होने चाहिए। क्योंकि नया क्वेश्चन अगर बच्चा पहली बार देखेगा तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टीज, जो एनसीआर की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, मैं सारी प्रॉपर्टी आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी बता चुका हूँ, अलग से भी मैंने लेक्चर बनाया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, पूरा कंप्लीट है ना, सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया है। फिर भी इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। मेन दो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होती है, एन सी आर प्लस वन और एन सी आर। इनमें ये दोनों एन क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, और इनमें एक का गैप होता है ना, एक का गैप, एक आर प्लस वन है, एक आर, और ऊपर नंबर बड़ा होता है ना। तो क्या होता है इसका आंसर, नीचे वाले एन में से आर घटा दो, एन माइनस आर, और इसका जो ये आर है ना यहाँ पे, ये यहाँ लिख दो। जैसे मान लो ऊपर है बच्चों टेन सी थ्री और नीचे है टेन सी टू, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो,
नीचे 10c2 को आपस में घटा दो 10-2 और ऊपर वाले का जो ये r है ना इसको यहाँ लिख दो 8/3 इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। ये होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। NCR को हम क्या लिख सकते हैं पता है, ये n और r बाहर लिख दो डिवाइड करके n/r और इसमें से एक कम कर दो। अब n/r इंटू n-1 CR-1 जैसे 10c3 को अगर आप लिखना चाहो ना तो 10/3 लिख के और फिर 10 में से एक कम कर दो 9, 3 में से एक कम कर दो 2। और भी आगे प्रोसीड करना चाहो तो भी कर सकते हो। 9/2 को फिर क्या लिख दो आप 9/2 लिख के और 8c1 और अब 8c1 तो 8 होता है ना, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 90 6 15, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 120 और देखो 10c3 120 ही होता है। तो मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अब देखो आप सोचोगे फिर प्रॉपर्टी यूज क्यों कर रहे हैं ये, अभी आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इन तीनों टर्म का रेशो, इसका इसका और इसका रेशियो बच्चों ये दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब एन और आर की वैल्यू निकालनी है। देखो कई बार तो क्वेश्चंस में रेशियो कैसे गिवन होता है, उन दोनों में एन सेम होता है, ये एन, बट यहाँ पे देखो ये एक फालतू है, ये एक कम, ये उससे एक कम। मैं पहली दो टर्म को ले रहा हूँ, मैं पहली दो टर्म को देखना ओरली कर दोगे आप इस क्वेश्चन को, कोई नहीं कह सकता कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है ना। 55/35 पहली दो टर्म का रेशियो लूंगा, 5 पे काट दो। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर बच्चों n दोनों जगह सेम होता ना तब तो मैं वो पहली वाली प्रॉपर्टी लगाता, बट यहाँ तो n ही अलग है, तो इसका मतलब मेरे को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले को क्या लिखूंगा मैं n+1 डिवाइड बाई r+1, ठीक है। और इनटू क्या लिखूंगा फिर, एक इसमें से कम कर दो और एक r में से कम कर दो। और देखो नीचे NCR, अब इससे क्या फायदा हुआ, ये NCR कट गए सीधे, बस ये आ गई है ना। n और r में एक इक्वेशन बना लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्या आ गया 11r प्लस में 11, तो 7n माइनस 11r इज इक्वल टू 4। बच्चों देखो कितनी आसानी से हमने एक इक्वेशन बना ली। इसी तरह से इन दो टर्म को लेना NCR अपॉन n-1 CR-1 और लास्ट की दो टर्म है तो फिर ये भी लास्ट के दो लेने पड़ेंगे ना। 7 पे काट दो, 7 5 जा 7 3 जा। अच्छा अब देखो n सेम नहीं है ना, ऊपर वाले को एडजस्ट करो, ऊपर वाले को n/r लिख दो और एक कम करके लिख दो n-1 और r में से भी एक कम करके। पेपर में थोड़े लिखनी है, पेपर में तो डायरेक्ट आप काट ही दोगे इसको, है ना। ये देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो बच्चों टर्म कैंसिल होगी, तो डायरेक्ट क्या आ गया आपका n/r इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से आपकी 3n की वैल्यू क्या आ गई 5r आ गई, क्या 5r। इन दोनों की इक्वेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो, यहाँ से n निकाल लो, है ना। चाहे आप मल्टीप्लाई करके वो 10th क्लास वाला मेथड लगा लो, मेरे को तो ये आसान लगता है ना। यहाँ से n निकाल के इसको कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में, और वहाँ से r आ जाएगा, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 7n माइनस, फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना, रिमेनिंग पार्ट। क्या इक्वेशन थी अपनी 7n माइनस 11r इज इक्वल टू 4, और मैंने क्या कहा था n को पुट कर दो आप, है ना। n को कितना पुट करोगे 5r/3, 5r/3, तो इसमें पुट करोगे बच्चों तो क्या आ गया बताओ, 7 से मल्टीप्लाई करोगे फिर कितना आएगा 7 5 35r/4 हो जाएगा माइनस 11r। तो देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, ये 3 था, है ना, 5r/3 है ये, सॉरी 3 है, तो 35 में से 33 गए, 2r/3 है, तो ये 3 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 12। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर बच्चों r 6 आ गया तो मेरे को बताओ यहाँ से n कितना आएगा 5/3 इंटू r था ना, तो ये कितना आ गया 30, 30/3 करोगे कितना आ गया 10। तो ये आ गया दोनों। तो अपना आंसर क्या है लास्ट में देख लो, आंसर क्या है 2n + 5r, 2n + 5r, n की वैल्यू कितनी 10 और r की वैल्यू कितनी 6, 20 + 30 50, 50 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रॉपर्टी भी समझा दी और उसका कितनी आसानी से यूज करेंगे एग्जाम में, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको तो मैं डायरेक्ट इन दोनों के रेशियो को पता है क्या लिखूंगा n/r, n/r NCR तो कट ही जाएगा, तो n+1 डिवाइड बाई r+1 लिखूंगा मैं सीधा, है ना। क्या 55/35 को 5 पे काट दूंगा मैं ऐसे, और फिर इन दोनों का रेशियो n/r लिखूंगा, है ना, वो -1 तो कट ही जाएगा, और इन दो का रेशियो क्या लिखूंगा मैं बच्चों 5/3। बस पेपर में तो ये एक लाइन लिख के और दो इक्वेशन बना के मैं 4 लाइनों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। यहाँ तो आपको समझाना है एक एक चीज़ बोल के, ठीक है ना, इसलिए मैं सारी चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बट ये कभी मत समझना कि इतनी डिटेल के अंदर पेपर में आपको लिखना है, पेपर में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, मन में सोचना ज़्यादा है, लिखना कम है वहाँ पे। अच्छा अब ये देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन जो है ना आपके 2023 में भी पूछे गए हैं, 2024 में भी, है ना। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है जेईई मेंस के लिए। इसमें क्या बोलता है कि आप
नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें 21 आइडेंटिकल एप्पल्स, बच्चों एक आइडेंटिकल चीज़ों को बांटना होता है, एक डिफरेंट चीज़ों को बांटना होता है, दोनों का अलग अलग तरीका है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइडेंटिकल एप्पल्स यानी कि एक जैसे एप्पल्स है, उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने बच्चों में, 3 बच्चों में, और कंडीशन क्या है कि हर एक बच्चे को कम से कम 2 एप्पल तो मिले। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट ये लिख दिया गया है। इसमें 2 तरीके हैं, या तो आपसे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ ले किसी इक्वेशन के, है ना, या आपको आइडेंटिकल चीज़ों का क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या क्या, एक तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फिर आइडेंटिकल चीज़ों को बांटना हो, डिफरेंट को नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ डिफरेंट का अलग मेथड है, ठीक है। आइडेंटिकल चीज़ों को बांटना हो तब ये वाला मेथड आपको लगाना है। जैसे मान लो एक ही इक्वेशन है, ए बी सी डी ई, इन पांचों नंबर का सम 8 है, तो इसके 2 तरह के सॉल्यूशन आपको पता है होते हैं। एक तो पॉजिटिव सॉल्यूशन, मतलब कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 में से कुछ होगी, ठीक है। और एक नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो भी आ सकती है, यानी ए की वैल्यू जीरो हो सकती है, सी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, जीरो वैल्यू चलेगी, बट पॉजिटिव में नहीं चलेगी। पॉजिटिव में तो सीधा सीधा क्या तरीका होता है बताओ, ये नंबर जितना होता है उससे एक कम कर दो, और ये कितने वेरिएबल है 5, इससे एक कम कर दो, है ना, 7 C4 35, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर आ गया। नॉन नेगेटिव का क्या तरीका होता है, ये 8 8 लिख दो, और कितने वेरिएबल है बच्चों ये बताओ, ये कितने वेरिएबल है 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉरी मैं गलती से यहाँ 4 लिख गया, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 - 1, यानी कि एक कम करोगे, है ना। जितने भी वेरिएबल है उससे क्या करना है बच्चों, एक कम करना है आपको, इसको हटा देते हैं। तो ये कितना आ गया बताओ, 8 + 4 कितना आ गया 12, और नीचे कितना आएगा 4, 12 C4 अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी कि 8 में कितना जोड़ोगे, जितने वेरिएबल है उससे एक कम, यानी कि 4 जोड़ोगे 12, और वही 4 नीचे लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने का फॉर्मूला। सेम यही मेथड लगेगा जब आपको आइडेंटिकल चीज़ों को बच्चों बांटना हो, ठीक है। हर एक 3 बच्चे हैं, बच्चे मान लो C1 C2 C3, ये क्या है बच्चों, 3 बच्चे हैं, इनको एप्पल्स मिलते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स को मैं नीचे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एप्पल्स, इसको मान लो मिलते हैं x, इसको मिलते हैं y, और इसको मिलते हैं z। तो बताओ तीनों की एप्पल्स की काउंटिंग का सम तो कितना होगा, 21 होगा ना, क्योंकि 21 बांटने हैं आपको। अब आप बताओ एक्स वाई जेड के ऊपर क्या कंडीशन है, तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम बच्चों 2 होनी चाहिए, है ना। यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी, y की वैल्यू भी 2 या 2 से बड़ी, और z की वैल्यू भी 2 या 2 से बड़ी। तो मैं इसके 2 तरीके बताता हूँ आपको। एक तो ऐसे कि x - 2 > 0, है ना, इधर जीरो बनाना है आपको, बस राइट साइड में जीरो ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। अब यही 3 वेरिएबल x - 2 y - 2 z - 2 ऊपर क्रिएट कर लो। x की जगह क्या लिख दो, x - 2, y की जगह y - 2, z की जगह z - 2। आपने बताओ इधर से कितना माइनस किया है 6, तो उधर से भी 6 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगी ना। अब बता दो इसके कौन से सॉल्यूशन निकालोगे, नंबर ऑफ, देखो x - 2 एक वेरिएबल ये है ना, आप इसको कैपिटल X मान लो, इसको कैपिटल Y कैपिटल Z, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी, मतलब कि जीरो भी हो सकती है या जीरो से बड़ी। तो कौन से सॉल्यूशन कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव में तो जीरो आते ही नहीं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं इस इक्वेशन के। कैसे निकालते हो बताओ, 15, ये कितने वेरिएबल है 3, 1 2 3, उससे एक कम, C2 17 C2, यानी कि 17 × 8 कितना आ गया बच्चों, 136, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 136, ठीक है। एक तो ये मेथड है बिल्कुल बेसिक। दूसरा मेथड देखो, एक और मेथड देख लो, मेथड नंबर 2। मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ कि तीनों नंबर का सम कितना है बच्चों, 21 है। अब आपको ना तीनों बच्चों में 21 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमारे को ना तीनों को कम से कम 2 2 एप्पल तो दो। तो मैं कहता हूँ 2 इसको दे दो एप्पल, इनकी जो मिनिमम डिमांड है ना वो पूरी कर दो, है ना। 2 2 एप्पल दे दो, कह दो ये लो भाई तुम्हारे को 2 2 चाहिए, कम से कम 2 2 ले लो। तो 21 में से ये 6 हटा दो, क्योंकि 6 तो गए, कितने रह गए 15। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इन तीनों कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ले लो, अब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 15। अब मैं जो तीनों बच्चों को एप्पल दूंगा, बताओ अब मेरे ऊपर कोई कंडीशन है क्या, कोई बाउंडेशन है क्या, कि मेरे को कम से कम एक देना है, या मैं अब मेरा जितना मन करेगा मैं, हो सकता है इस पहले बच्चे को एक भी एप्पल ना दूं, इन 15 में से सारे के सारे किसके दे दूं, दूसरे बच्चे को दे दूं, या कुछ दूसरे को कुछ तीसरे को, समझ रहे हो। अब मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इस इक्वेशन के कौन से सोल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव थोड़ी, पॉजिटिव तो तब निकालोगे ना जब एक एक देना हो आपको, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और कैसे निकलते हैं 15, और इसमें कितना ऐड करोगे बोलो, ये कितने हैं 3, इससे एक कम,
और ये एक कम, तो देखो वही आंसर है ना 17C2। आंसर सेम आएगा, कैसे ही सोच लो, ठीक है। या उसको x-2 कर लो, y-2, z-2 कर लो, या जितने मिनिमम देने हैं पहले उसको दे दो, बाकी जो बच गए उस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन निकालने हैं, नॉन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब आप किसी बच्चे को 0 एप्पल भी दे सकते हो, क्योंकि उनको जो मिनिमम देने थे दो वो तो दे दिए ना, तो अब तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन है ही नहीं। अब आप तो चाहे एक बच्चे को कुछ मत दो, दूसरे बच्चे को कुछ मत दो, सारे के सारे एप्पल तीसरे बच्चे को दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों की जो कंडीशन थी ना दो दो की, एटलीस्ट दो की, वो तो हमने पहले ही पूरी कर दी ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 136 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं जिसमें केसेस अपने को अलग अलग से बनाने होते हैं, क्योंकि केसेस के अंदर एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों देते हैं, आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते, बट बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में अंडर प्रेशर जल्दबाजी के अंदर वो कोई ना कोई केसेस या तो डबल काउंट कर लेगा, डबल काउंट करने के चांस होते हैं कम, क्योंकि वो तो पता लग जाता है बच्चे को। मिस करने के चांस बहुत होते हैं ना, कोई केस वो मिस कर सकता है कि एक केस लेना चाहिए था और वो केस लिया नहीं, और उसका कारण क्या होता है कि बच्चे को केसेस बनाने आते ही नहीं है, उसको एक पैटर्न नहीं पता कि ये केसेस मैं कैसे बनाऊं, ताकि ना तो एक भी फालतू काउंट हो, ना एक भी छूटे, और सारे के सारे केसेस लिखने में टाइम भी जो है ना मेरा मिनिमम यूज हो। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। देखो ये पहला क्वेश्चन है केसेस बनाने वाला। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। मैथमेटिक्स के पेपर में टोटल बच्चों 20 क्वेश्चन आए हैं इक्वल मार्क्स के, और क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A B C में, और एक स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन करके आने हैं बच्चों, 15 क्वेश्चन उसमें से करके आने हैं, ठीक है। बट ये नहीं है कि ए सेक्शन में मान लो 10 क्वेश्चन है और आप 10 के 10 अटेम्प्ट कर लो और बाकी में से 5 कर दो, नहीं, कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन है, वो लिखेगा एग्जामिनर आपके लिए। टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब कि तीनों सेक्शन में से आपको बच्चों 4-4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप सी सेक्शन के सारे ही क्वेश्चन छोड़ दो या सी सेक्शन में से सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, नहीं, 3-4-4 तो कम से कम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ए सेक्शन में बच्चों कितने क्वेश्चन है, 8, बी में कितने हैं 6, और सी में कितने हैं 6, देखो 8 + 6 + 6 हो गए ना 20। और बताओ कितने वेज है स्टूडेंट के पास कि वो इन 20 में से 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सके, बस अपने को सिलेक्शन बताना है, ठीक है। अटेम्प्ट करेगा, ठीक करेगा, गलत करेगा, उस बात से अपने को मतलब नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये समझाता हूँ, बिल्कुल आसान, देखो डायग्राम से। केस बनाने हो ना, मैं कहता हूँ मेरी इस बात को बस ध्यान से सुनना अगले 5-7 मिनट, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि केस जब बनाते हैं तो सोचते कैसे, दिमाग अपना कैसे सोचेगा। ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए लिख दो इसको, इसको बच्चों लिख दो ग्रुप बी, और इसको लिख दो ग्रुप सी। ये 3 ग्रुप है। ग्रुप ए के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं बच्चों, 8, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 6, और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 7। टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं बताओ, टोटल टू बी सिलेक्टेड अपने को इन 20 में से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने बच्चों, 15, और 4-4 हर एक सेक्शन में से सिलेक्ट करने हैं। क्या कह रहा हूँ मैं बच्चों, 4-4 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में से मेरे को सेलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, देखो कैसे सोचोगे। सबसे पहले आप ग्रुप ए से स्टार्टिंग करोगे, ग्रुप ए से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हो, पहले आप उसके बारे में सोचोगे। क्या कह रहा हूं मैं, ग्रुप ए से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक बच्चे ने कहा कि सर हम मैक्सिमम 8 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 8 है, तो 8 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। चलो आपकी बात मैंने मान ली, 8 सिलेक्ट कर लिए। टोटल कितने करने थे, 15, ना 15 से कम ना 15 से ज़्यादा, ठीक है। अगर 8 इससे सेलेक्ट कर लिए तो बताओ इन दोनों से टोटल कितने करने पड़ेंगे आपको, 7 करने पड़ेंगे, तभी तो 15 होंगे। अब मेरे को बताओ, क्या इन दोनों से टोटल 7 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या, क्योंकि मिनिमम तो कितने करने थे, 4 हिस्से करने थे, 4 हिस्से और 4 हिस्से, तो बताओ 4-4 भी करोगे मिनिमम भी तो 8 होंगे, तो 7 कैसे सिलेक्ट करोगे। 7 तो ऐसे करना पड़ेगा, एक में से 4 तो दूसरे में से 3। मेरे कहने का मतलब ये केस बच्चों पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ए सेक्शन में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। क्यों? क्योंकि फिर बाकी 2 सेक्शन में से कैसे आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो तो 7 ही सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यानी ये केस नॉट पॉसिबल हो गया। मैं आपको 5-7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आपको पेपर में सोचना है, ठीक है। पेपर में ये 8 वाला आप लिखोगे ही नहीं, आप अपने मन में ही सोचोगे कि अगर यहाँ से 8 कर लिए तो बाकी 2 के लिए 7 बच गए, और कम से कम 4 अपने को सिलेक्ट करने हैं, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब 8 के बाद क्या आएगा, 7 है ना, 8 से पहले मतलब उससे कम कर लो। अब आप मेरे को बताओ, अगर इस सेक्शन में से आपने 7 क्वेश्चन ले लिए तो इन दोनों के लिए कितने बच गए, 15 थे टोटल, 15 में से 7 गए, कितने बच गए, 8। अब आप ये सोच लो इन 8 क्वेश्चंस को आप इन 2 सेक्शन से कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। एक बच्चा तो कहेगा सर 4-4 कर लो, एक बच्चा कहेगा सर आप 5 और 3 कर लो। भाई 5 और 3 क्यों कर ले, इस हर सेक्शन में से कम कितने करने हैं, 4-4 तो करने हैं ना। तो आप बताओ 4-4 के अलावा कोई और तरीका हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन बचे और 8 में से 4-4 ही करने पड़ेंगे इक्वल इक्वल। तो ये वाला केस भी हो गया ओवर। अब तीसरा केस,
इसमें से एक कम करते जाओ, है ना। इसके बाद क्या लिख दो 6। अब मैं कहता हूँ पहले सेक्शन में से आप 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। अब आप मेरे को बताओ कि इन दोनों के लिए कितने बच गए, 15 में से 6 गए 9। अब इन 9 क्वेश्चन को आप कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो बी और सी में से। एक बच्चा कहेगा सर 5 और 4 कर लो, एक बच्चा कहेगा सर 4 और 5 कर लो, कर सकते हैं ना। अब क्या 6 और 3 कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। तो ये 4 और ये भी 4, तो बस ये हो गए 6 के भी केस हो गए, है ना। 6 के केस हो गए, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। अब इसमें से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, एक एक कम करते जाओ 5। अब बताओ 15 में से ये 5 गए, बाकी 2 से कितने रह गए 10। 10 में से या तो आप क्या करो बच्चों 5-5 सिलेक्ट कर लो, है ना। सारे केस में बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं तो 5-5 कर लो, या 1 से 4, 1 से 6, या इससे 6, इससे 4। क्या कोई और हो सकता है क्या। एक बच्चा कहेगा सर 7 और 3 कर सकते हैं, भाई कैसे कर लोगे। 7 क्वेश्चन कहीं नजर आ रहे हैं क्या बी और सी सेक्शन में, है ना। इसमें सी में कितने हैं 6 है, मैं गलती से 7 लिख गया। और 7 और 3 कर भी नहीं सकते, क्यों, कम से कम 4 तो आपको लेने ही लेने हैं। तो बताओ ये 3 ही केस हो सकते हैं 5 के साथ, तो है ना। ये भी खत्म, एक केस और खत्म कर दिया मैंने। अब इसमें से 4 क्वेश्चन ले लो, तो इस 15 में से 4 गए, कितने रह गए 11। अब मेरे को 11 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, किसमें से, बी और सी से मिला के। तो बताओ 11 का क्या तरीका है, या तो 5 और 6, या 6 और 5। एक बच्चे ने कहा कि सर 7 और 4 कर लो ना, ये भी तो 11 होते हैं। 7 और 4 बच्चों कैसे कर लोगे, ऊपर किसी सेक्शन में 7 क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना। तो बताओ इस 4 के साथ या तो 5 6 या 6 5, ठीक है। अब एक और मैं आपको केस बताता हूँ। क्या आप ये बताओ मैं ये 3 लिखूँ क्या, 3 क्यों लिखूंगा भाई। एक सेक्शन में से कम मेरे को 4 क्वेश्चन तो चाहिए थे ना, तो फिर ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे को बच्चों मिनिमम 4 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। तो इसका मतलब सब कुछ खत्म, बस अब मेरे आंसर लिखने का टाइम आ गया, ठीक है। ये मैंने टेबल आपके सामने बना दी। कितने केस पॉसिबल है बताओ, एक ये वाला, 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बच्चों जेई का क्वेश्चन है, आप सोचोगे 8 केसेज और अभी इसके आंसर भी लिखने बाकी है, कैसे करेंगे। ठीक है, उससे घबराने से काम नहीं चलेगा, आंसर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अब आप आंसर फटाफट लिख दो, देखो आंसर क्या आएगा फाइनल। यहाँ पे हम टोटल करके लिख देते हैं, बताओ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से 8 में से 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, 8C7। 6 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 6C4। 6 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 6C4। पहला केस खत्म, दूसरा केस का आंसर लिखो, है ना। ऊपर से देखते जाओ, 6 है, 8 में से 6 सिलेक्ट करो, 8C6। 6 में से 5 सिलेक्ट करो, 6C5। पेपर में ये लिखना नहीं है, 6C5 को सीधा 6 लिखोगे, है ना। इस 6 में से कितने सिलेक्ट करो, 4। ये हो गया। अच्छा तीसरा केस, तीसरे पे आ गया, है ना, मतलब इस पे पहले ये नंबरिंग कर देना ताकि छूटे ना, ऐसे। जितना केयरफुली करोगे ना बच्चों, टाइम भी कम लगेगा और गलत होने के चांस 0 हो जाएंगे। तीसरे केस पे आ गया मैं, है ना। 8 में से 6 सिलेक्ट करो, 8C6। 6 में से 4, 6 में से 5, 6C4 और 6C5। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया, 8 में से 5 सिलेक्ट करो, 8C5। 6 में से फोर्थ नंबर पे देखो 5 5 5 5 है तीनों में से, है ना, 6C5 और 6C5। ये हो गया। फिर पांचवें नंबर पे आ जाओ, 8 में से 5 सिलेक्ट करो, और इसमें से 4 और 6, मतलब एक में 6 में से 4 और एक में से 6 में से 6। ये हो गया। छठे केस पे, इस पे 8 में से 5 सिलेक्ट करो, और यहाँ से 6, यहाँ से 4। अब की बार इस 6 में से 6 और इस 6 में से 4, सेम ही है ऊपर नीचे वाला तो। अच्छा फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट, 8 में से 4 सिलेक्ट करो, सातवें नंबर पे 8C4। 5 6, यानी कि 6 में से 5 और 6 में से 6। और फिर क्या होगा बच्चों, 4 सिलेक्ट करो, लास्ट केस, इसमें से 6 और इसमें से क्या हो जाएंगे 5। बस अब जल्दी जल्दी आंसर निकाल दो। कई केस तो ना सेम है, देखो पहले 8C7, एक का गैप होता है तो आंसर ऊपर वाला 8। 6C4 का हो या 6C2, कितना होता है 15 होता है ना, ये भी 15, ये भी 15। 15 इंटू 15 बच्चों कितना होता है 225। डायरेक्ट आंसर लिखना सीखो ऐसे। दूसरा केस बोलो 8C2। 8C2 कितना होता है 28। 8 7 जा 56 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। 8C2 निकालना था ना, 8 7/2, 56/2 कितना आ गया 28। और 6C5 कितना होता है 6, और ये कितना होता है 15। 16 15 इंटू 6 कितना होता है 19। ये हो गया आपका, ठीक है, सही, सब कुछ सही चल रहा है। ये देखो ये ऊपर वाला, ये क्या, ये तो सेम ही है, देखो ये सेम है बिल्कुल। तो ये भी कितना हो जाएगा 28 इंटू 90 हो जाएगा, ये डबल कर दे उसका। चौथा केस देखो 8C5 6C5। 8C5 कितना होता है 8 7 6 और डिवाइड बाय 3, 56 हो गया। और 65 कितना होता है, ये भी 6 और ये भी कितना होता है 6, यानी कि 36। इस केस पे आ जाओ 8C5 64 66। 8C5 कितना होता है 56 होता है। 6C4 कितना होता है 15 और ये 1, है ना, ये हो गया 15 और ये हो गया 1। इस केस पे आ जाओ, इस पे 8, ये तो सेम ही है क्या, ये ऊपर नीचे वाला क्या है बच्चों, सेम ही है शायद, है ना, हाँ 6C4 66, तो ये भी 56 इंटू 15 हो गया। अब इस केस पे आ जाओ, ये दोनों सेम है ना। 8C4 कितना होता है एक बार सोल्व करके देख लो, 8 7 6
5 और 4 फैक्टोरियल, 8 6 2, ये कितना आ गया 70 आ गया, 70 आ गया। अच्छा ये 6 होता है और ये 1 होता है ना, इनटू क्या आ गया आपका 6, और ये भी फिर कितना आएगा 70 इंटू 6, यही तो आएगा। अब इन सबको क्या कर लो बच्चों, बस आप ऐड कर लो, बिल्कुल 100% आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैंने सारा लिख दिया है, अब मैं लिख के और इसका आंसर डायरेक्ट आपको लिख के दे रहा हूँ। बस मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सोचने का तरीका क्या होगा बेस्ट, ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना एक भी केस फालतू काउंट करोगे, ना एक भी केस छोड़ोगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, किस तरीके से आपको अपने दिमाग के अंदर बोल के और लिखते जाना है बस कॉपी पे, है ना, उस तरीके से आपको सोचना है। एक भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपका गलत नहीं होगा। मैं जितने भी क्वेश्चन केसेस बनाने वाले 2024 में पूछे गए ना, सारे एक एक करके इसी तरह से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन तो आए है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए, ताकि नया क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाएगा ना तो उसको भी आप इतनी ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्योंकि केसेस वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि बच्चा कोई ना कोई केस मिस कर देता है। ठीक है, मिस कर दिया तो फिर वही क्वेश्चन क्या है गलत, और मैक्सिमम 99% चांस क्या है इन क्वेश्चन के, इंटीजर टाइप आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ताकि बच्चा कोई ऑप्शन की हेल्प भी ना ले सके। तो आपको टाइप करना पड़ेगा पेपर में 11376, कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी कि कितने केस है कम ज़्यादा, ऑप्शन आपके सामने होते तो आपको एक आइडिया लग जाता है ना। बट ये वाले जो केसेस बनाने वाले क्वेश्चन है ना, ये हमेशा आप कभी भी किसी भी पेपर में देख लेना इंटीजर टाइप में आएंगे, कभी भी नहीं आते ये जो है ना ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एमसीक्यूज में नहीं आते ये वाले। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।